दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ग्रेविटेशन का पार्ट 1 किया था। तो यहाँ पर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बात किया था, जहां से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आया था F=G m1m2/r², जहाँ ये कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से इस फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ से हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो अब जैसा कि हमें पता है F=G m1m2/r², तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, जो दो ये मासेस होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को r कहते हैं, और उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लीनियरली डिक्रीज करेगा या फिर कर्व की तरह डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये r² है, अगर r होता तो फिर ये लीनियरली डिक्रीज करता। अब यहाँ पर ये r² है तो ये कर्व की तरह डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम ले लेते हैं x एक्सिस में ले लेते हैं डिस्टेंस, और इसको हम मीटर्स में ले रहे हैं। ठीक है, r से डिनोट कर रहे हैं, और बाकी यहाँ पर हम ले लेते हैं y एक्सिस में ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, और यहां से हम जब यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहां से हमें ये डिक्रीजिंग मिलेगा, कर्व में डिक्रीजिंग मिलेगा। ठीक है, कर्व की तरह डिक्रीज करेगा। तो अब यहां पर जैसे हम देखें तो अगर ये जो लाइन है हमारी ग्राफ पर, ये जो हमने कर्व बनाया है, तो ये कर्व डिस्टेंस को मीट कब करेगा, मतलब ये जो x एक्सिस है इस पॉइंट को कब कट करेगा। ठीक है, तो यहां से हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जब r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तभी तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी, और इस लाइन पर फोर्स की वैल्यू 0 है ना। इस लाइन पर फोर्स की वैल्यू 0 है। वहीं इस लाइन पर बात करें, इस लाइन पर, तो यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो क्लियरली यहां से जब फोर्स की वैल्यू 0 होगी तब ये लाइन, मतलब कि जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा दो बॉडीज के बीच में, तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस का कर्व मीट करेगा। मतलब जब r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे थोड़ा सा आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, या फिर टू बॉडीज कह सकते हैं हम, ठीक है, इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग मासेस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो मासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर दो मासेस की बात कर रहे हैं और वहां से हमने कुछ दूर पर एक मास और रख दिया, तो यहां से जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ रही है उन दो, पर्टिकुलरली उन दो मासेस के बीच में, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर दो बॉडीज हमने ली हुई हैं, मतलब कि सपोज दो बॉडीज हमने ली हुई हैं, एक है A एक है B, और इनके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस यहाँ पर r है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पर हमने एक बॉडी C रख दी, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं A और B के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये C पार्टिकल रखने से या C बॉडी इसके पास रखने से इस वैल्यू में, मतलब
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन पॉइंट ए या फिर बिटवीन मास ए एंड मास बी, उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, उनके बीच में भी लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हम जानते हैं। तो अर्थ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, द अर्थ अट्रैक्ट्स मोर डिस्टेंस बॉडीज, मतलब जो अर्थ से दूर होती हैं उनको जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि हम मून ले सकते हैं, सन ले सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। उन सभी पर जो अर्थ है वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ठीक है, यहाँ तक कि जो प्लैनेट्स हैं उनके अलावा भी जो बॉडीज हैं उन पर भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ठीक, अब जैसे कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो क्या होगा, जो दूसरी बॉडी होगी वो भी पहली वाली बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। इसीलिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होता है डायरेक्शंस में। ठीक, बट अपोजिट होता है डायरेक्शंस में दोनों बॉडीज के बीच में। तो इसलिए हमने आपको क्या कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, ये कहा था हमने। ठीक, तो यहां से अब जैसे कि हमने देखा कि अर्थ यहाँ पर सन पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, मून पर भी करती है, और बाकी उसके आसपास की जितनी चीजें हैं सब पर करती है। ठीक है, यहाँ तक कि हम पर भी करती है। ठीक है, बाकी हम आगे बात करेंगे उस पर। तो यहां से मतलब अर्थ ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ठीक, अब उसके बदले में, अब अर्थ सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो उसके बदले में जो अर्थ है वो भी उन सभी बॉडीज से अट्रैक्ट होती है। मतलब कि जो दूसरी बॉडीज होती हैं वो बॉडीज भी अर्थ पर फोर्स लगाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू शील्ड अ पार्टिकल और अ बॉडी हैविंग सम मास फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अनदर पार्टिकल या फिर बॉडी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम इस यूनिवर्स में, ठीक है, किसी भी बॉडी को या किसी भी पार्टिकल को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम ना कर रहा हो। ठीक है, और यहां से जैसा कि हमने अभी बात की, तो हम क्या कह सकते हैं कि द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज acts such as though each body were concentrated at the center of their respective spheres. This is known as Newton's theorem. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, ठीक है, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, तो जैसे हम डिस्टेंस यहां से मेजर करते हैं, तो हम यहां से और यहां से इसके सेंटर से मेजर करते हैं। दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक, तो यहां पर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आती है, तो हम यहां से ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर स्फेरिकल बॉडीज है हमारे पास, दो स्फेरिकल बॉडीज, तो वहां पर जो उनका मास है, उनका जो मास होता है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि उनके सेंटर पर ही कंसेंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हम मास m1 लेते हैं, यहाँ पर हम मास m2 लेते हैं। ठीक है, एक और बात जो हमने अभी पढ़ी थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द ग्रेविटेशनली वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहें या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम देख रहे हैं, हमने निकाल ली, ठीक है, कि इतना फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच में। अब अगर एक पार्टिकल सी को हम वहां पर रख दें, एक थर्ड पार्टिकल को वहां पर रख दें, तो हम ये देखेंगे कि जो
पहले तो पार्टिकल्स थे उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अब जैसे कि हम देखें कि सन, प्लैनेट और बहुत सारी सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि अर्थ उन पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और उसके रिजल्ट में जो ये सारी बॉडीज हैं, तो ये सारी बॉडीज अर्थ पर भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं। ठीक, अब ये सारी बॉडीज अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं, एग्जैक्टली स्फेरिकल तो नहीं कह सकते, बट यस हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल है। ठीक है, तो इनको हम, इन सभी बॉडीज को हम स्फेरिकल ले सकते हैं। तो यहां पर हम न्यूटन थ्योरम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने न्यूटन थ्योरम पढ़ा था। द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज एक्ट सच एज दो ईच बॉडी वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। कहने का मतलब यही है कि जो उनके सेंटर पे है, स्फेरिकल बॉडीज के सेंटर पर जो मास होता है वो ऐसा होता है कि मतलब जितना मास उस बॉडी के अंदर है वो सेंटर पर ही कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ इस तरह से वैल्यू आती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स thus the gravitational force exerted by earth on a particle। देखिए, अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अर्थ अपने आसपास की चीजों पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भी है। तो क्यों ना हम यहाँ पर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें कि अर्थ दूसरी बॉडीज पर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाती है। इसकी वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है, वो यहीं से निकलती है। कैसे आएगी देखें, जैसे कि हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r²। ठीक है, तो अब इन दोनों बॉडीज में से किसी भी एक बॉडी को हम अर्थ ले लेते हैं और दूसरी बॉडी वो होगी जिस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। ठीक, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि मास, सन हो गया, मून हो गया, या फिर कोई प्लेनेट हो गया, या कोई सैटेलाइट हो गया, या कोई भी जो अर्थ के पास चीज हो, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू G, इसको हम me लिख देते हैं। ठीक है, मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r²। तो यहां से ये फॉर्मूला बना, और यहां से अगर हम निकालें तो यहां से हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बट ये उस बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा, और अर्थ और मास का, अर्थ और उस बॉडी में कितना डिस्टेंस है, ये चीज डिपेंड करती है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी आएगी। तो थोड़ा एक बार यहाँ पर टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि G यहाँ पर हमने बताया था यूनिवर्सल, G यहाँ पर हमने बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², है ना। ये आई थी इसकी वैल्यू, और ये कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगी। me की देखें तो मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए। स्मॉल m वो बॉडी है जो जिस बॉडी पर अर्थ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। r इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट बॉडी, ठीक है, जो दूसरी बॉडी है। और वहीं हम किसी और बॉडी पर भी बात कर सकते हैं कि कोई दूसरी बॉडी अर्थ पर कैसे फोर्स लगा रही है, बस उस हिसाब से यहाँ पर मास की वैल्यू रखनी है, डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पर अगली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा सा रेफरेंस लेके समझाएंगे, तो आपको यहाँ से फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे, फॉर्मूलों की दिक्कत नहीं है, और कंसेप्ट भी थोड़ा समझ में आ जाएगा अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा सा रेफरेंस लेके समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।